हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई ऑन नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की। भाई ये जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा वेटेज रखता है, सवाल बिल्कुल आएंगे और ऐसा नहीं कि एक सवाल आएगा, दो तीन सवाल आएंगे। तो थोड़ा सा अच्छे एफर्ट्स इस पे करेंगे, ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि थॉट क्लियर रहे कि भाई किस प्रकार के सवाल आ सकते हैं और किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपको साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगा, सो सारी चीजें एक बार यहां पे कवर हो सके। बट बिफोर दैट मैं जस्ट चाहता हूं कि आपके पास पेन और पेपर हो, सो दैट जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप एक बार खुद से जरूर ट्राई करें उसको। राइट, चलिए भाई शुरू करें। ओके, सो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल हमसे बोलता है, अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर exists on a 10 ohm resistance for 4 minutes. How much charge passed through any cross section of the resistor in this time? करंट दे दिया है, रेजिस्टेंस दे दिया है, 4 मिनट का टाइम दे दिया है, कितना चार्ज पास हो रहा होगा इस टाइम में ये आपको बताना है। बिल्कुल बेसिक से चीजों को शुरू करेंगे, है ना। और किस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक से भी उठाऊंगा, बड़े टॉपिक्स पे भी लेके चलूंगा आपको। देखिए भाई, इस सवाल को सॉल्व करने का सिंपल सा एक तरीका है कि हमें यहाँ पे करंट दे रखा है 5 एम्पियर का, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम का दे रखा है हम लोगों को, और टाइम दे रखा है 4 मिनट का। नाउ यू नो बेटर कि अगर मुझे टाइम को सॉल्व करना है तो इसको पहले सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 इंटू 60 इट कम्स आउट बी 240 सेकंड्स। सो 4 मिनट को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। वो हमसे मांग रहा है हाउ मच चार्ज पास थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। भाई किसी भी क्रॉस सेक्शन से इस टाइम में कितना चार्ज पास होता है। तो भाई फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल सा है, Q इक्वल्स टू आई टी। याद होगा आपको, चार्ज का फॉर्मूला आई टी के बराबर होता है। सर ये रेजिस्टेंस क्यों दिया है, ऐसे दे दिया तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। तो करंट की जगह 5 इंटू 240 सॉल्व किया, 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 12, तो 1200 कूलम। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ मैं जानता हूं बिल्कुल थोड़ा सा इजी वाला था, बट छोटा सा टॉप फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, Q इक्वल्स टू आई टी होता है फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बेटा जानते हो ना, I इक्वल्स टू Q बाई टी वाला फॉर्मूला से, और इसको ऑल्सो लिख सकते हैं NE बाई टी। तो चलिए भाई एक कॉन्सेप्ट तो अपना यहाँ पे क्लियर हो गया, फॉर्मूला सबसे बेसिक वाला। सो मैंने जैसा आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपको फॉर्मूले भी याद कराता जाऊंगा, तो ये सारी चीजें यहाँ चलती रहेगी, तो ध्यान से देखते रहिएगा चीजों को। हो गया नोट, बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। बेटा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मांग ली उसने हमसे, तो क्या क्या गिवन है सबसे पहले हम देखते हैं। 5 एम्पियर का एक करंट हमें दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया वो उन्होंने हमें दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसने हमसे पूछी है, और सवाल में हमें जो दे रखा है वो है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको कि हम स्मॉल n से डिनोट कर देते हैं, वो हमें दे रखा है। सो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वो हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻26। चलिए भाई, तो आपको याद हो एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू V ना, VENA। हाँ जी, रिलेशन क्या बोलता है कि I जो है करंट होगा, VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, N जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, और A यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाता है। बस फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो मुझे जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है, तो ड्रिफ्ट स्पीड कम्स आउट बी I अपॉन ENA। करंट जो है 5 एम्पियर का है, चार्ज लिखेंगे 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय 5 इंटू 10⁻26 10⁻26 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी योर 4 इंटू 10⁻⁻6। ओके, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से तो 5 चला जाएगा, 16 का पॉइंट हटाया, एक 10 आया, 16 4 से 64 होते हैं, तो 1/10/64 इंटू 1 डिवाइड बाय 10 का पावर माइनस का 19, यहां पे देखिए माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 19 माइनस का 6 माइनस का 25, -25 प्लस 26 10 होता है ये। सो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा, योर आंसर विल बी 1/64। 1/64 को सॉल्व किया तो इट कम्स आउट बी
कितने से कटे इसको, 2 से नहीं 1 से जाएगा 64, फिर 64 को 5 से कर दें, हाँ 5 से कर दीजिए, 5 4 20, 6 5 30, 32, फिर 6 6 हाँ 6 से करते हैं, तो इट विल बी और 0.0156 मीटर पर सेकेंड। अब आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे? 1/64 सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी 0.0156, दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज 156 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। और अच्छे से लिखना है 15.6 10 की पावर माइनस का 3, या फिर 1.56 10 की पावर माइनस का 2, 0.56 10 की पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। सो यस, दिस इज द फाइनल आंसर जो कि ए ऑप्शन में मिल रहा है, यही है बेटा हमारा सही जवाब। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ आ रही होंगी। फॉर्मूला रिलेशन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास आ चुका है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। लिखा? बढ़े अगले सवाल पे। अगला सवाल, अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड इज फॉर्म्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ। बेटा एक सिलेंड्रिकल कॉपर की रॉड है हमारे पास, जिसको आपने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को डबल कर दिया। ये बोला है अ सिलेंड्रिकल कॉपर रॉड इज फॉर्म्ड टू ट्वाइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, उसके ओरिजिनल लेंथ के 2 गुना लेंथ कर दी आपने, ठीक है। विद नो चेंज इन द वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया है। द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स एंड बिफोर द चेंज वाज आर, नाउ द रेजिस्टेंस विल बी। सो इस क्वेश्चन में बोला गया है फाइनल लेंथ जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम को लिखते हैं एरिया इंटू लेंथ, फाइनल वॉल्यूम को लिखेंगे एरिया इंटू लेंथ। इनिशियल एरिया इंटू एल इनिशियल इक्वल्स टू फाइनल एरिया इंटू 2 टाइम्स ऑफ एल इनिशियल। एल इनिशियल से एल इनिशियल मर जाएगा, और फाइनल एरिया जो बनता है वो इनिशियल एरिया बाई 2 करते से मिलता है। सो ये मुझे मिला फाइनल एरिया। सो आप देख रहे हो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में रिलेशन क्या है, फाइनल एरिया और इनिशियल एरिया में रिलेशन क्या है। कॉपर क्या चेंज हो गया, क्या मटेरियल चेंज हुआ? नहीं सर, मटेरियल चेंज ना होने से हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को लिख लेते हैं पहले तो। फाइनल रेजिस्टेंस कैन बी ऑल्सो रिटन एज रो एल फाइनल अपॉन ए फाइनल, ठीक है बेटा। फाइनल लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, फाइनल एरिया इज हाफ ऑफ द इनिशियल। डेंस देखो ये जो रेजिस्टिविटी है इसको चेंज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल सेम है तो इस पर कोई लेना देना नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ एल इनिशियल अपॉन ए इनिशियल बाई 2, it comes out to be 4 times of rho L initial upon A initial, it will be 4 times of R. So your final resistance comes out to be 4 times of R, जो कि मुझे C ऑप्शन में मिलता है। और इसके लिए तो डायरेक्ट ट्रिक भी है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि अगर आपको ऐसी चीजें करनी हो सो इट कैन बी रिटन एज कि फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है इट विल बी n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेजिस्टेंस। फाइनल रेजिस्टेंस जो होता है वो n स्क्वायर टाइम्स ऑफ द इनिशियल होता है। बेटा n स्क्वायर कैसे आया? सीधी सी बात है, अगर आपने फाइनल लेंथ, अगर आपके रॉड की फाइनल लेंथ n टाइम्स होती है इनिशियल लेंथ के, इफ फाइनल लेंथ ऑफ द वायर, फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड इज n टाइम्स ऑफ द इनिशियल, then the final resistance will be n square times of the initial one। ठीक है, तो ये सारी बातें वैसे तो यहीं से प्रूफ होती है, बट अभी फॉर्मूले पे फोकस करेंगे। ये वो शॉर्ट ट्रिक होती है, डायरेक्ट याद रखना चीजों को, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा रॉड कितनी हुई? ट्वाइस। रॉड कितने टाइम्स हुई? ट्वाइस, यानी n का वैल्यू 2 पुट करना है, और बेटा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 टाइम्स ऑफ r इज द फाइनल रेजिस्टेंस। सीधा लगाना इसको। क्लियर रहेगी बातें आपको सभी को? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस, आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है यहाँ पे, are connected as shown in the figure the equivalent resistance between the point A and B। बेटा ये रहा point A, ये रहा point B, and you have to find the equivalent resistance between the points A and B। कैसे बताओगे? बड़ा सिंपल है सर, A से जो करंट जाएगा वो करंट इससे भी पास होगा, वही करंट इससे भी पास होगा, वही करंट इससे भी पास होगा, वही करंट इधर भी जाएगा, और वही करंट इधर भी जाके, और वही करंट इधर आ जाएगा।
सो सिंपली द पॉइंट इज कि पांचों के पांचों रेजिस्टर जो है सीरीज में है, और आप जानते हो कि सीरीज के लिए अगर हम बात करें सो इट विल बी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहां पे इक्विवेलेंट जो बनेगा इट विल बी ऑफ 5R। दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए भी, ये तो कतई ही हलवा था, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन अच्छा है अब आपके लिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। The wire used in the arrangement shown in figure has a resistance of R ohm per meter. Point to be noted, it is not the resistance, it is the resistance per unit length. क्वेश्चन में भले बोला है the wire used in the arrangement has a resistance, लेकिन असल में यूनिट को देखा तो ऐसा लगा मानो ये रेजिस्टेंस नहीं बल्कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है। तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R डिवाइडेड बाय L। चलिए भाई, बहुत ही शानदार। कैपिटल R रेजिस्टेंस हो जाएगा, L जो है लेंथ हो जाएगी। कैपिटल R जो है वो रेजिस्टेंस है और L जो है वो लेंथ हो जाएगी। कैपिटल R रेजिस्टेंस हो जाएगा, L यहां पे लेंथ हो जाएगा। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आके टिक गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट बताना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? कोई करंट अगर आई आता है तो I1 इससे जाएगा, I2 इससे जाएगा और I3 इससे जाएगा। मतलब तीन जगह पे कहानी दिख रही है मेरे को, तीन जगह करंट का बंटवारा हो रहा है, मतलब तीन जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस निकालो। और क्योंकि करंट का बंटवारा हुआ है तो ये तीनों के तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पहले तो तीनों के रेजिस्टेंस निकालिए, उसके बाद आप इनका इक्विवेलेंट निकालिए। करोगे ट्राई? चलो भाई, सबसे पहले इसको मैं नाम देता हूं पहला पार्ट, इसको पूरे को मैं नाम देता हूं, ये बेटा पूरा पार्ट जो है वो सेकंड वाला हो जाएगा, और नीचे वाले को मैं नाम देता हूं थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले मैं R1 निकालने की कोशिश करता हूं। सो R1 इक्वल्स टू R इंटू L1। बेटा उसका लेंथ कितना होगा बोलो तो? ए बी वाले का लेंथ कितना होगा? सर लेंथ इसका होगा 2 पाई इंटू रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? रेडियस कितना है देखो तो, क्या रेडियस 1 मीटर दे रखा है? हाँ सर। सो 2 पाई R अपॉन 4, सो इट विल बी R इंटू पाई बाई 2। सो दिस इज योर रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फिर हम सेकेंड पार्ट के रेजिस्टेंस की बात करते हैं, R2 विच इज इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू L2। स्मॉल r, L2 कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। सो इट विल बी 2R। ये R2 हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द R3। R3 इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू L3। स्मॉल r इंटू, बेटा ये लेंथ कितना होगा? 3 पाई बाई 2। रेडियस कितना है? 1 है। रेडियस कितना है? 1 है, वो है ना। अरे यार, क्या ये लेंथ पाई r है? हाँ सर। पाई r बाई 2 है ना ये लेंथ? हाँ सर। ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3 पाई r बाई 2। जब पाई r बाई 2 प्लस 3 पाई r बाई 2 करोगे, योर आंसर विल बी 4 पाई r बाई 2। 2 पाई r बन गया ना अल्टीमेट। क्या यार तुम लोग, R1 की जो लेंथ है L1 प्लस L3 करके देख लो। सॉरी, L1 प्लस L3 करके देखो, सरकमफेरेंस मिल जाएगा आपको। नहीं ना भरोसा? 2 पाई बाई 4, या फिर मैं पाई बाई 2 लिख देता हूं इसको सिंपली। क्या ये सरकमफेरेंस नहीं होता? 2 पाई इंटू रेडियस, रेडियस 1 मीटर का है, तो L1 प्लस L3 किया मैंने तो मुझे सरकमफेरेंस मिला। यार इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं मैं तुम लोगों को। L1 प्लस L3 करने से सरकमफेरेंस मिलता है, तो इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊं तुम लोगों को। चलिए भाई कोई बात नहीं, मैं हटा रहा हूं इन सब चीजों को फिर से। सो नाउ वी हैव R1, वी हैव R2 एंड ऑल्सो वी हैव द R3। तो अब अगर ये सारी बातें हमारे पास है, तो क्या ये तीनों आपको पैरेलल में नजर आ रहे हैं? ये और ये तीनों पैरेलल में नजर आ रहे हैं। तो लेट्स फाइंड द R इक्विवेलेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं।
1 by R equivalent is equals to 1 by R1 1 by R2 plus 1 by R3. R1 की अगर हम बात करें so R1 can be written as pi R by 2. So R1 के लिखेंगे 1 upon pi R by 2 plus 1 upon 2R plus 1 upon 3 pi R by 2. चलिए भाई, तो 2 upon pi R plus 1 upon 2R प्लस 2 अपॉन 3 पाई आर. कुछ कॉमन निकल सकता है ऐसे? हाँ बिल्कुल, पाई आर को कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि देखो हर जगह दिख रहा है हम लोगों को. सो 2 अपॉन पाई आर कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं. सो 2 अपॉन पाई आर कॉमन निकाला तो यहां पे 1 बच गया, प्लस यहां से अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा. फिर अरे 1 अपॉन 4, सो पाई बाई 4 ये हो जाएगा यहां पे, प्लस 1 बाय 3. अरे इसमें से 2 पाई आर को निकालोगे तो पाई बाई 4 बचेगा ना यार, कैलकुलेशन कर लेना है, तुम लोग ऐसे मत करो. चलो भाई, सो फ्रॉम हियर अगेन 1 बाय आर इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 2 अपॉन पाई आर. इधर एलसीएम देखो 4 3 12 होते हैं, तो 12 प्लस का 3 पाई प्लस का 4. सो 2 अपॉन पाई आर इंटू 16 प्लस का 3 पाई डिवाइड बाय 12. 2 6 12, सो 1 बाय आर इक्विवेलेंट की कहानी चल रही थी. फ्रॉम हियर आर इक्विवेलेंट कैन बी रिटन एज 6 पाई आर डिवाइडेड बाय 16 प्लस का 3 पाई. सो दिस इज योर आर इक्विवेलेंट इन दिस केस. चलो ऑप्शन से मैच करके देखते हैं. 6 पाई आर डिवाइड बाय 16 प्लस 3 पाई, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर होगा. बड़ा सिंपल सा है. रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दे रखा था, उसके बाद आपने हर एक पार्ट का लेंथ फाइंड करके उसका रेजिस्टेंस निकाल लिया और उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया. तो हलवा सा सवाल था, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़. किया नोट? बहुत बढ़िया. यहां पे आओ, फिर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के इसको सॉल्व किया एंड वी गॉट दिस फाइनल आंसर. क्लियर है ये बातें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. अगला सवाल. From the figure determine the potential at the point A and the point C. बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब आप किरचॉफ लॉ का यूज कर सकते हैं. किरचॉफ में आपको 2 लॉ पता थे, एक जंक्शन लॉ और एक लूप लॉ. तो यहां पे लूप लॉ लगेगा. जंक्शन लॉ तो क्या कहता है, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, और लूप लॉ क्या बोलता है कि किसी भी क्लोज लूप में जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है. तो यहां पे भी हम किरचॉफ का लूप लॉ लगाएंगे. ठीक है, कहीं से भी शुरू कर दो चलना. आपको दिख रहा है 16 वोल्ट की बैटरी है, करंट यहां से निकाल दिया आई, ये यहां पे प्लस का माइनस साइन, यहां माइनस का, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस. अच्छा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है साथ में. तो इस बात का ध्यान रखिएगा. लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द पॉइंट ए से. यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर करते हुए चलता हूं. मुझे करंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना. मैं सबसे पहले करंट का वैल्यू निकालूंगा, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कंसीडर कर लिए जाए. So it can be written as प्लस का 4i पोटेंशियल ड्रॉप, इनिशियल माइनस फाइनल. इनिशियली आप हायर पोटेंशियल पे हो, फाइनली लोअर पे हो, तो इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो आंसर प्लस में मिलेगा, तो प्लस में लगा दिया. फिर आगे गए, यहां पोटेंशियल 0 हो गया, कोई बात नहीं, आगे आ जाओ. प्लस माइनस, बेटा यहां पे देखो प्लस, ये माइनस. ड्रॉप की बात करें तो यहां पे अगेन दिस कैन बी रिटन एज प्लस का 0.5 इंटू आई. फिर और आगे गए, यहां पे बेटा 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, तो ये प्लस ये माइनस, तो अगेन दिस कैन बी रिटन एज प्लस का 0.5 आई. फिर यहां पे माइनस और ये प्लस, तो इट कम्स आउट बी माइनस का 16. फिर और आगे गए, यहां पे भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो प्लस ये माइनस, सो इट कम्स आउट बी अगेन प्लस का 10 या 1 आई, और यहां पे प्लस का 10 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहां पे प्लस माइनस, तो इनिशियल माइनस फाइनल किया, इसका रेजिस्टेंस है 1, तो 1 आई, प्लस माइनस 10 इक्वल्स टू 0. लेट्स सॉल्व इट हियर. तो 4 प्लस 5 प्लस का 6, 6 आई माइनस का 16 प्लस का 10 इक्वल्स टू 0. तो 6 आई माइनस का 6 इक्वल्स टू 0. आई का वैल्यू बनता है 1 एम्पियर. आई का वैल्यू 1 एम्पियर बनेगा. ठीक है, बहुत बढ़िया.
हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है एट पॉइंट ए एंड द एट पॉइंट सी। बेटा जहां पे ग्राउंडिंग किया है वहां पे पोटेंशियल जीरो होता है, सो जी पॉइंट क्या पोटेंशियल होगा जीरो। सिंस एफ और जी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो एफ का पोटेंशियल भी वही होगा जो जी का था और वो है जीरो। बेटा ये पता है ना आपको, पॉइंट पोटेंशियल मेथड से हम ये वाली बातें बोलते हैं कि अगर बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो पोटेंशियल सेम रहता है। डी पे भी पोटेंशियल वही होगा जो जी का था और वो है जीरो। चलिए भाई, अब ए और एफ के बीच में पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो। आप जानते हो ए हायर पोटेंशियल पे, एफ लोअर पोटेंशियल पे है। सो वी ए एफ, इसको मैं कहूं वी ए माइनस का वी एफ इक्वल्स टू आई इंटू, बेटा रेजिस्टेंस यहां पे 4 ओम का है, एफ पे पोटेंशियल है जीरो, एफ पे पोटेंशियल है जीरो, सो वी ए इज इक्वल्स टू करंट आया 1 इंटू 4, सो वी ए कम्स आउट बी 4 वोल्ट। सो ए पे पोटेंशियल है 4 वोल्ट का। सेम काम हम वहां करेंगे, सी और डी के बीच में पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज वी सी डी इक्वल्स टू वी सी माइनस का वी डी इक्वल्स टू आई इंटू रेजिस्टेंस है 0.5, डी का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो, तो वी सी इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0.5, सो वी सी कम्स आउट बी 0.5 वोल्ट। यहां पे सी पे पोटेंशियल भी हमें मिल गया, तो 4,0.5 सी ऑप्शन में मिलता है। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ये कैसे सॉल्व किया, यूजिंग किरचॉफ, स्पेलिंग देख लेना भाई गलत तो निकली, वोल्टेज लॉ या फिर लूप लॉ है ना, वोल्टेज या फिर लूप, जो भी बोलना है बोल लो। वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ भी बोल देंगे, चलेगा, समझ आना चाहिए बातें बस। चलिए भाई, ये है हमारा सवाल, उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। हो गया, बढ़े अगले सवाल की ओर। चलिए भाई, ये सवाल किरचॉफ के जंक्शन लॉ पे है बेटा, किरचॉफ जंक्शन लॉ। स्पेलिंग देख लेना एक बार यार, स्पेलिंग में गलती करते तो मैं क्या बोलता है, आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट। यहां से 4 एंपियर आ रहा है, यहां से 3 एंपियर आ रहा है, तो यहां जाएगा 4 + 3 7 एंपियर। आने वाला 7 एंपियर, जाने वाला भी 7 एंपियर, बात सही है। आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला, तो सर 2 एंपियर यहां गया तो बचा हुआ 5 एंपियर यहां चला जाएगा। देखो तो आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला, जाने वाले कितने 7 एंपियर, आने वाले भी 7 एंपियर। 5 में से 1.3 यहां चला गया तो 3.7 एंपियर का करंट यहां जाएगा, तो आने वाला 5 एंपियर का, जाने वाला 1.3 + 3.7 5 एंपियर का। सो कितना करंट होगा, आई होगा 3.7 एंपियर। बस यही है किरचॉफ का जंक्शन लॉ। ठीक है, तो यहां पे अपने किरचॉफ के 2 लॉ क्लियर होते हैं। पहला होता है लूप लॉ, जो कहता है किसी भी क्लोज लूप में पोटेंशियल जीरो रहेगा। सेकंड है जंक्शन लॉ, बोलता है किसी भी जंक्शन पे आने वाला जो करंट होता है वो बराबर होता है जाने वाले करंट के। कितना आया, 7 एंपियर आया तो जाएगा भी कितना, 7 एंपियर। कितना आया, 7 एंपियर तो जाएगा कितना, 7 एंपियर। कितना आया, 5 एंपियर, तो जाने वाला भी 5 एंपियर का ही होना चाहिए। तो यहां पे 1.3 है तो ये 3.7 हो जाएगा। फिर क्लियर रहेगी बातें, समझ आती है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन द फॉलोइंग फिगर द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड द सी। बेटा ए और सी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। सीरीज और पैरेलल पे सवाल है बेटा। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के सवाल जब आते हैं तो ऐसे होते वो, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों एक साथ आएंगे। तो ऐसे टाइम पे घबराने का नहीं, आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। जैसे कि देखिए बेटा, एक रेजिस्टेंस यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और कहानी चलती जाएगी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स तक। ठीक है, अब वही बात, ये एक रेजिस्टर यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, कहानी n तक जाएगी। लास्ट में जाके एक रेजिस्टर यहां पे, एक रेजिस्टर यहां पे, और ये कहानी अब n तक जाएगी। तो पहले रेजिस्टर्स ऐसे जोड़े गए, फिर रेजिस्टर्स ऐसे जोड़े गए। तो ये कुछ ऐसी कहानी बेटा।
यहां से जोड़ते 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 n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस पे, और जो nth नंबर पे रेजिस्टर था उसके बाद उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन नीचे n तक बना दिया। तो बेटा ऐसे सवाल अगर आपके पास आते हैं तो बिल्कुल भी घबराइएगा मत। सबसे पहला टास्क आपको जो करना है वो ए से लेके बी के बीच में सॉल्व करने का है। अगर आपके पास ऐसी चीजें आती है तो बिल्कुल भी घबराओ मत। सबसे पहला टास्क है ए से लेके बी के बीच में सॉल्व करने की कहानी। सो जब ए से लेके बी के बीच में सॉल्व किया, कितने रेजिस्टर्स? n रेजिस्टर्स, n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है। कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट NR। तो यहां पे सर्किट को सिंप्लीफाई किया, इसका रेजिस्टेंस बना NR। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। बी से लेके सी के बीच में मैंने देखा ऐसे ही R आइडेंटिकल रेजिस्टर्स है जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। N आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, इक्विवेलेंट बनता है NR बाय N, R अपॉन N। ये सी के बीच में हो जाएगा। तो पहले ये सीरीज में थे इसलिए इन सबको जोड़ते गए डायरेक्टली प्लस किया, डायरेक्टली प्लस किया। 5 रेजिस्टर्स अगर आइडेंटिकल होते और सीरीज में जुड़े हुए थे तो 5R होता है। 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर सीरीज में तो 6R होता है। वैसे n आइडेंटिकल रेजिस्टर सीरीज में तो NR हो गया। बेटा अगर 3 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट होता है R अपॉन 3। 7 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट होता है R अपॉन 7। वैसे ही n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट होता है R अपॉन n। अब ये NR और R अपॉन n आपको सीरीज में दिख रहे हैं तो यहां से R इक्विवेलेंट विल बी NR प्लस R अपॉन n स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइड बाय n इंटू R। ये है R इक्विवेलेंट। कोई ऑप्शन मैच करता है कि इस पे n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n इंटू R? ये देखिए जरा ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, तो यही तो है हमारा फाइनल आंसर। चलिए भाई नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। कर लिया नोट सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द 3 वायर्स जॉइंड एज इन द फिगर इज 2 ओम। इसका भी रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका भी 2 ओम है और इसका रेजिस्टेंस भी 2 ओम है। एंड ईच वन हैज अ मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वॉट। इसकी मैक्सिमम पावर 18 वॉट, इसकी मैक्सिमम पावर 18 वॉट और इसकी भी मैक्सिमम पावर 18 वॉट है। द मैक्सिमम पावर ऑफ द होल सर्किट, भाई पूरे सर्किट का मैक्सिमम पावर क्या होगा ये आपको बताना है। दिमाग मत लगाना, तीनों को ऐड कर दो तुम लोग, है ना? पता चल रहा है तीनों को ऐड करके सर 36 ना सर 54 होगा। हाँ तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है? क्या करें फिर? देखो भाई क्या होता है कि अगर ऐसी कहानी तुम्हारे आंखों के सामने आ रही है तो सबसे पहला टास्क होता है कि हम क्या करें? करंट निकालते हैं भाई, है ना? हम करंट निकाल लेते हैं भाई, कितना करंट यहाँ पे पास हो रहा होगा। सो किसी एक रजिस्टर को पकड़ लो, उसमें से करंट निकाल लो, देख लो कितना करंट होता है। तो पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर इंटू आर करने से मिलता है। किसी भी एक को पकड़ लिया इक्वल्स टू I स्क्वायर इंटू 2। सो I स्क्वायर इक्वल्स टू 9। सो करंट आता है 3 एम्पियर का। चलिए भाई बहुत ही शानदार, ठीक है? नहीं ठीक नहीं है, ठीक, अच्छा ठीक, चलो अब आपको ये सारी चीजें पता चल चुकी है। अब मैं एक काम करता हूं, मुझे तो पूरे सर्किट के लिए देखना है ना, मुझे तो पूरे सर्किट के लिए देखना है। सो क्यों ना मैं एक काम करूं, R इक्विवेलेंट निकाल लूं। मैं R इक्विवेलेंट निकाल देता हूं। बेटा ये दोनों तो पैरेलल में, दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में है। दो आइडेंटिकल रेजिस्टर्स पैरेलल में, इक्विवेलेंट होता है 2/2 और एक सीरीज में प्लस का 2। सो इट विल बी 3 ओम। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो 3 ओम का है। सो कंप्लीट सर्किट की जो पावर होगी वो I स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट करने से मिल सकती है। सो इट विल 9 इंटू 3, आई थिंक 27 वॉट आ रहा होगा इसका आंसर। हमने क्या किया, सबसे पहले करंट निकाल लिया भाई, किसी एक सर्किट, किससे? इससे निकाल लो भाई, है ना? कितना करंट जा रहा है इसमें, इससे निकाल लिया भाई कितना करंट इसमें जा रहा है। उसके बाद अब हमने आगे दिमाग लगाया, फिर हमने बोला ठीक है भैया
देखो ऐसा नहीं है कि पावर यही रहेगी इसकी, ये मैक्सिमम पावर है इनके पास, पावर कम भी हो सकती है इसके पास, समझो बात को। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनके पास 18 वॉट की ही पावर होगी, वो तो हमने आइडेंटिकल रेजिस्टर्स लगा दिए जो 18 वॉट की पावर बेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि यहां पे करंट का डिवीजन होगा, आप समझते हो ये बात को, यहां पे करंट का बंटवारा होगा, इनमें करंट कम होगा तो इनकी पावर कम हो जाएगी, समझो बात को। तो जिसमें करंट का बंटवारा हो जाएगा उसमें पावर कम हो जाएगी। अगर आप सिर्फ इसको देखो तो इसमें करंट निकाल लिया मैंने कितना हो रहा है, उसी के बेसिस पे मैंने पूरे आगे चीजों को सॉल्व किया। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आई करंट यहां से आ रहा है तो I1 इसमें जाएगा, I2 इसमें जाएगा। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है कि इसमें 18 वॉट की पावर लेगा, ये 18 वॉट की पावर लेगा, नहीं, मैक्सिमम पावर जो ये हो सकती है इनके पास वो है 18 वॉट की। तो मतलब हो सकता है किसी के पास 12 वॉट हो सकता है इसके पास भी 12 वॉट हो, है ना, डिपेंडिंग ऑन कि कितना करंट इसमें जाता है। बेटा अल्टीमेटली ये I1 I2 इधर आएगा, फिर से मिलके इस वाले में कितना करंट जाएगा I, तो मैंने यहां से I का वैल्यू निकाल लिया, I 3 एम्पियर आ रहा है। इस वाले के लिए हमने कंसीडर किया था क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट आ रहा था तो इसका मैक्सिमम पावर लग सकता है। इनमें करंट का बंटवारा हो गया तो इसमें जरूरी नहीं है कि 18 वॉट का पावर जाए, 18 वॉट से कम भी जा सकता है। दीज आर द मैक्सिमम पावर, इससे कम भी तो हो सकता है, ठीक है। तो मैंने इसके लिए सॉल्व किया क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा था, इसलिए इसमें मैक्सिमम पावर होने की चांसेस है। तो मैंने I निकाला, उसके बाद मैंने R इक्विवेलेंट करके टोटल सर्किट की वजह से जो पावर बन सकता है वो निकालिए, तो 27 वॉट आ रहा है, ये हमारा आंसर है। अच्छा वही बात होगी, मैक्सिमम पावर है बेटा पूरे सर्किट का, हो सकता है इससे कम भी पावर हो तो चलेगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता फिर, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। वहां पे ऐसे कंफ्यूज मत होना, 18 वॉट लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को यहाँ पे, है ना, ये सोच के मत परेशान होते रहना कि यार ये 18 वॉट था तो करंट का डिवीजन कैसे होगा, 18 वॉट है तो सेम करंट इनमें जाना चाहिए था, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है। 18 वॉट इज द मैक्सिमम पावर, और ये मैक्सिमम पावर तभी जा सकती है जब मैक्सिमम करंट होगा उसमें। यहाँ पे तो करंट का बंटवारा हो गया तो इसमें मैक्सिमम पावर 18 वॉट नहीं कुछ और होगी, मतलब पावर जो होगी इनकी वो कुछ और होगी फिर उसके इसमें, ठीक है। ऐसे परेशान मत होने इन चीजों को लेकर। चलिए भाई नोट कीजिए इसको, हो गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इन द एडजॉइनिंग नेटवर्क ऑफ द रेजिस्टर्स ईच इज ऑफ रेजिस्टेंस आर। बेटा यहाँ पे आपको एक नेटवर्क दिख रहा होगा पूरा बढ़िया, उसमें हर एक रेजिस्टेंस जो है वो आर है। नाउ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ लोग सोचते हैं स्टार डेल्टा वगैरह लगाना, बट यहाँ पे स्टार डेल्टा जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे गैप है, मतलब यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है, तो स्टार डेल्टा तो है नहीं बिल्कुल ये। तो ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं तो परेशान मत होना, थोड़ा सा क्रिएटिव दिमाग लगाना। क्रिएटिव दिमाग मतलब कि अगर ये वाली चीजें यहाँ होती तो मजा आ जाता, है ना, ये वाले पार्ट अगर यहाँ होता तो मजा आ जाता, एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज की फीलिंग आ जाती। तो हमने क्या किया, ए है, कोई जरूरी तो नहीं यहाँ होगा, बी को बाहर निकाल दिया, ए को पकड़ के यहाँ खींच दिया। जैसे ही ऐसा किया तो सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से बन गया, ए आ गया यहाँ पे, एक रेजिस्टर ऊपर, एक रेजिस्टर नीचे, और एक रेजिस्टर ये बीच वाला। मैं नाम कर दूंगा, इनके नाम लिखूंगा भी, देखना खुद ब खुद समझ आ जाएगा फिर। ध्यान से देखिएगा, ये पहला रेजिस्टर था वो बीच में आ गया, ठीक है, ये दूसरा रेजिस्टर था वो यहां आ गया, ये तीसरा रेजिस्टर था वो यहां आ गया, ये चौथा रेजिस्टर था वो यहां आ गया, और ये पांचवा रेजिस्टर जो था वो यहां आ गया। नामकरण भी कर दूं क्या, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, ये पॉइंट आपका डी, एंड दिस इज योर पॉइंट सी, ठीक है। तो डी और सी के बीच में 5 वाला था ना, तो देखो सर्किट बन गया अपना सिंपली। अब इसका भी रेजिस्टेंस आर, इसका भी आर, इसका भी आर, ये भी आर और ये भी आर। तो मैंने देखा भाई ये तो सिनेरियो बन रहा है बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का, इट इज द केस ऑफ अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। और अगर ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है मेरे बच्चे, तो बीच वाला जो रेजिस्टर है उस केस में क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो चुका है कुछ इस प्रकार से, और नाउ दिस इज योर आर 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 आर।
ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व किया, इट कम्स आउट बी r/2r। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व किया, इट विल बी और अगेन 2r। तो सर्किट को और सिंप्लीफाई किया जाए, ये 2r, ये भी 2r, सो 2r, 2r, a, b, और इनको सॉल्व किया, सो इट विल बी और r। सो बेटा a और b के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? r। a और b के बीच में इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? r। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगी बातें? क्लियर रहेगी बातें? लिख लो जल्दी से इसको। हो गया? बढ़े आगे। अगला सवाल जो है वो हमारा ये कहता है कि फॉर द फिगर कैलकुलेट द करंट थ्रू द 3 ओम। बेटा 3 ओम वाले से कितना करंट पास हो रहा है ये बताना है हम लोगों को। एंड पावर डिसिपेटेड इन द एंटायर सर्किट, तो पूरे सर्किट में कितना पावर डिसिपेटेड होगा ये भी बताना है। वैसे उसका ऑप्शन नहीं दे रखा है बट कोई बात नहीं, हम बता देंगे। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 2 वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज 2/3। बेटा ये बैटरी, उसका ईएमएफ 2 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम का है। चलिए भाई कैसे करेंगे अब इसको सॉल्व? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? इसमें पॉइंट पोटेंशियल मेथड का इस्तेमाल कीजिए। अगर यहां पे ए पॉइंट है तो यहां पे भी ए पॉइंट बनेगा, यहां पे भी ए पॉइंट बनेगा। बीच वाला पॉइंट सी है, यहां पे पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी बनेगा और ये वाला पॉइंट भी बी बनेगा। ना पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर ये वाला रेजिस्टर 2 ओम का ए और सी के बीच में है तो ये 4 ओम का भी तो ए और सी के बीच में है, तो क्या ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं बने? सिमिलरली ये 4 ओम का रेजिस्टर सी और बी के बीच में है तो 8 ओम का रेजिस्टर बी सी और बी के बीच में है, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई द सर्किट बेटा। सो दिस इज योर पॉइंट ए पॉइंट से ऊपर एक 3 ओम का जा रहा है और अंदर की तरफ एक अलग कहानी चल रही है इनकी पैरेलल वाली। तो आपका सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई हो चुका है अब। सो दिस इज योर पॉइंट बी और इवन इसको भी थोड़ा मिटा देता हूं। एक रेजिस्टर नीचे से जाएगा 8 ओम का, लाइक दिस। दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। आई थिंक अभी सर्किट सिंप्लीफाई हो गया है, अब बहुत आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। इट विल बी योर 3 ओम, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 4 ओम एंड दिस विल बी योर 8 ओम एंड इट विल बी योर 8 ओम। यहां से इसको कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3, 2 वोल्ट एंड इट्स 2/3 ओम। ठीक है, चलिए भाई करंट निकालना है 3 ओम से कितना जा रहा है। तो बेटा ये 2 और 4 पैरेलल में है, 4 और 8 ये भी पैरेलल में है, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 और 4 का कितना बनता है? आर इक्विवेलेंट 2 × 4 डिवाइड बाय 6, बेटा ये होता है 4/3, 4/3। सिमिलरली 4 और 8 का इक्विवेलेंट कितना बनता है? 4 × 8/12, 4 3 12, इट विल बी योर 8/3। सो इन दोनों 2 और 4 का इक्विवेलेंट 4/3, 4 और 8 का इक्विवेलेंट 8/3। सिंप्लीफाई किया सर्किट को फिर से, सो 3 यहां पे लिखेंगे 4/3, दिखता है सभी को। यहां पे लिखेंगे 8/3 और यहां पे हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2/3 और ये 2 वोल्ट की बैटरी। 4/3, 8/3, 8 4 12, 4 बन जाएगा बेटा। इसको सॉल्व करोगे 4/3 और 8/3 दोनों सीरीज में डायरेक्टली ऐड करो तो 4 + 8 12/3, 4 हो जाता है। सर्किट को और सिंप्लीफाई किया, यहां पे 3 ओम का, बीच में लगेगा 4 ओम का और नीचे बनेगा 8 ओम का। 3 4 8, बैटरी 2 वोल्ट की, इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3। चलिए भाई तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा बिकॉज तीनों पैरेलल में है। तीनों के तीनों पैरेलल में है, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। एक बार करंट निकाल लीजिए फिर हमारा काम बन जाएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज।
तो यहां पे अगर आप देखें तो ऊपर तो 3 ओम का रेजिस्टर जा रहा है, बीच में जा रहा है 4 ओम का रेजिस्टर और नीचे जा रहा है 8 ओम का रेजिस्टर। इनको आपस में कनेक्ट किया। ये एक बैटरी 2 वोल्ट की थी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2/3 ओम का है, सो इट विल बी ऑफ 2/3 ओम, इट विल बी ऑफ 2 वोल्ट। 3 4 8। सो ऊपर वाले पार्ट का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/8। क्या कहते हो एलसीएम क्या आएगा इसका? निकाल लो भाई, निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। बच्चों की तरह कर रहे हैं वैसे। कितना हो गया? 2 2 4 2 8, 24। 3 8 24, 4 6 24, 8 3 24। चलिए भाई मिटा दो, छपा दो सारी बातें, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें एलसीएम निकाला था। हाँ 14 17/24, 8 से 14 होते हैं, प्लस का 3 करोगे तो यहाँ पे, और आर इक्विवेलेंट जो बनता है आपके पास में, आर इक्विवेलेंट यहाँ पे जो बनता है वो 24/17 ओम हो जाता है। तो सर्किट हो गया यहाँ पे ऐसा, 24/17, 2/3 और ये 2 वोल्ट का। अब आर इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल्स टू 24/17 प्लस का 2/3। एलसीएम तो वही आएगा भैया, 17 इंटू 3 करना पड़ेगा, 17 3 जा तो 24 3 जा कितना होता है, 3 4 जा 12, 72 प्लस का 3 4 जा 4 टाइम्स 17 2 जा 34। समझते हो बात को? अरे यार 17 3 जा से हो जाएगा, 24 3 जा किया, 4 3 जा 12 होता है, 0 6 17। यहाँ पे 17 टाइम्स होगा क्योंकि 3 इंटू 17 टाइम्स 17 होता है 34। 4 7 3 10 और 6/17 इंटू 3। क्या बोलते हो तुम? कुछ कटेगा यहाँ से? नहीं कट सकता सर, कोई बात नहीं। 51 106/51। आर इक्विवेलेंट जो आ रहा है इट इज योर 106/51 ओम। क्या बात है ना? इतने एफर्ट्स कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई बहुत बढ़िया। सो नाउ ये मुझे पता चल गया, और अब मुझे पता है ईएमएफ कितना है, 2 वोल्ट का है। ईएमएफ जो है वो 2 वोल्ट का है। So I equals to E by R equivalent dash 2 divide by 106 into 51. So 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 3 6. So current will be of 51 divided by 53. रुको जरा, अभी आंसर टिक मत कर देना जाके, क्योंकि वो करंट है जो यहां से निकला था। ये तो वो करंट है जो यहां से अभी निकला। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा? पहले इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालो, वही पोटेंशियल इन तीनों के अक्रॉस होगा, फिर करंट निकालो। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? अलग कलर से लिख दूं? इसके अक्रॉस पोटेंशियल होगा आई आर। सो आई कितना? 51 डिवाइड बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 24/17। भाई 17 3 जा 51 होते ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। और कुछ करता है क्या? नहीं करता सर। 24 3 जा 72 डिवाइड बाय 53 वोल्ट। ये इसके अक्रॉस पोटेंशियल है। यही पोटेंशियल इसके अक्रॉस रहेगा, यही पोटेंशियल इसके अक्रॉस रहेगा, यही पोटेंशियल इसके अक्रॉस भी रहेगा। तो 3 ओम से कितना करंट जाता है? आई डैश इक्वल्स टू, बोलो V बाय आर। V बोले तो 72 डिवाइड बाय 53 इंटू 3 कितना बनेगा ये? बोलो 72 24 डिवाइड बाय 53 एम्पियर इज योर आई डैश। V बाय आर, अरे V इक्वल्स टू आई आर होता तो आई डैश इक्वल्स टू V बाय आर। सो 24/53, अरे यार 3 2 6, फिर 1 3 4 2, क्या कर रहे हो? चलो भाई कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी बहुत। 24 डॉट लगाया, 0 आया, 53। सो 53 को मैं कैंसिल करता हूँ 4 से। 5 3 4 3 12, 5 4 20 21। तो 4 से किया इसको 212 आ रहा है। वैसे तो 5 से भी कर सकते थे बट जो ज़्यादा आ जाता। 10 में से 2 गए 8, 3 में से गया 2, डॉट लगाया। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 53 को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ 6 7 7 6 5 30।
5 से कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 25 26, तो 0.45 एम्पियर। तो आई डैश का वैल्यू आएगा 0.45 एम्पियर। चलिए भाई मैच करवा के देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वही हमारा सही आंसर होगा। तो 0.45 एम्पियर मैच कर रहा है कहीं पे, 0.44 एम्पियर मैच कर रहा है, तो यही है हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है की बातें? नोट करो जल्दी से, ये नोट, बहुत बढ़िया, ये भी नोट कर लो यार जल्दी से। हो गया सभी का, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इनफाइनाइट सर्किट वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा, और जब ऐसे इनफाइनाइट सर्किट वाले क्वेश्चन आ जाएं तो आपको सिमेट्री चेक करनी पड़ती है। An infinite ladder network of resistance is constructed with 1 ohm and 2 ohm resistance. The 6 volt battery between the A and B has the negligible internal resistance. The current that passes through 2 ohm resistance nearest to the battery. जो 2 ohm का रेजिस्टेंस बैटरी के सबसे करीब है उसमें से कितना करंट पास हो रहा है ये आपको बताना पड़ेगा। पहली बात आपको चेक करना है सिमेट्री कहां से बनती है, तो यहां से देखोगे तो सिमेट्री बनना शुरू हो जाती है। यहां से देखो सिमेट्री बनना शुरू हो जाती है, इसके आगे पूरी कहानी वही चलती है बेटा। अब क्योंकि एक इनफाइनाइट सर्किट है, इनफाइनाइट सर्किट में से इसको साइड में निकाल दो तो बाकी भी तो अभी इनफाइनाइट सर्किट ही बनाइए। अरे ये कौन सा कुछ और बन गया, ये भी तो इनफाइनाइट सर्किट बना है। हाँ अरे यार एक पूरा इनफाइनाइट सर्किट, उसमें से इस पार्ट को निकाल दो, अलग से कर दो, तो कुछ और बन जाएगा क्या? नहीं, अभी भी इनफाइनाइट सर्किट है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप पहले मान लीजिए लेट्स से रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द इनफाइनाइट सर्किट बी एक्स। एक किसी भी इनफाइनाइट सर्किट के लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो एक्स होता है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरे को हटा के यहां पे एक्स बना देते हैं। तो यहां पे सर्किट हमारा ऐसा बन जाएगा, ये 2, ये x, ये 1 और ये 6 वोल्ट। फिर 2 और x दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा। टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, और यहां पे 1, ये 6 वोल्ट। फिर ये सब फिर से सीरीज में आ जाएंगे, तो 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, यहां पे 6 वोल्ट। बेटा पहली बात तो R इक्विवेलेंट निकाल लें। ये क्या है, R इक्विवेलेंट निकाला आपने, R इक्विवेलेंट तो पहले x माना था। अरे ये क्या निकाला, ये R इक्विवेलेंट निकाला, किसका? इनफाइनाइट सर्किट का, जो हम पहले से कितना मान के चल रहे थे, x मान के चल रहे थे। सो इस केस में R इक्विवेलेंट जो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 2x डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स, और ये किसका है इक्विवेलेंट, ये किसका इक्विवेलेंट है, इनफाइनाइट सर्किट का। सर किसका इक्विवेलेंट है, इनफाइनाइट सर्किट का। ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तो ये x के बराबर पुट कर दिया हमने। x का वैल्यू सॉल्व करेंगे, उससे काम बन जाएगा अपना। सॉल्व करते हैं इसको, चलो। तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज 2 प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस का x स्क्वायर। इसका एलसीएम ले लिया और इसको उधर भेज दिया, तो 2 प्लस एक्स प्लस 2x इक्वल्स टू 2x प्लस x का स्क्वायर। देखो भाई 2x से तो 2x मर जाएगा, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। x की दो वैल्यू बनेगी, एक 1 और एक 2। हम कौन सी लेंगे, आओ देखते हैं। लेट्स सॉल्व दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करने से एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर कर लिया मैंने इसके, x कॉमन ले लिया, x माइनस का 2 प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से एक फैक्टर बनता है x माइनस 2 वाला और एक बनता है x प्लस 1 वाला। यहां से x की दो वैल्यू बनती है, एक बनती है प्लस का 2 और एक बनता है माइनस का 1। बेटा माइनस के 1 वाले को कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और मेरे बच्चे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। अरे रेजिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, माइनस माइनस थोड़ी होता। तो x का वैल्यू बन गया है 2, यानी इनफाइनाइट सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा 2 ओम का। चलिए भाई यहां तक तो सारी कहानी बढ़िया चल गई। पर उसने ये तो मांगा नहीं था, उसने बोला कितना करंट फ्लो करता है।
तो वापस अपने सर्किट के पास आते हैं, यहां देखेंगे इस वाले को बेटा, इस वाले को मैं फोकस कर रहा हूं, इस वाले सर्किट पे। अब तो इसको मैं आगे फिर से बना रहा हूं, सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं। ये वाला ही क्यों उठा रहा हूं मैं अभी बताता हूं तुम्हें, मेरे लिए आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। ये 1 ओम, ये 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स, और ये 6 वोल्ट। मेरे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, क्या यहां पे x की जगह 2 पुट करूं तो इसको सॉल्व किया, सो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, ये हो जाएगा बेटा 1। तो सर्किट सिंप्लीफाई किया जाएगा और यहां पे 1 ओम का रेजिस्टर, यहां पे भी 1 ओम का रेजिस्टर, यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी। ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 6 वोल्ट। बेटा कितना करंट निकलेगा, I इक्वल्स टू V अपॉन 2। अरे यार 1 और 1 दोनों सीरीज में है, सीधा ऐड किया। 3 एम्पियर का करंट यहां से निकलेगा। तो ये 3 एम्पियर का जो करंट है वो इसमें से भी जाएगा और इसमें से भी जाएगा। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, 3 वोल्ट का। इसमें कितना पोटेंशियल होगा, 3 वोल्ट का। बन गया पूरा 6 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट, तो 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 वोल्ट होता है। बंदी कहानी, बहुत बढ़िया बेटा। ये तो 1 ओम का रेजिस्टर था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, 3 वोल्ट का है। चलिए बाय फटाफट से इधर पोटेंशियल कितना आया था, 3 वोल्ट का। इधर पोटेंशियल कितना आया था, 3 वोल्ट का। इधर अगर पोटेंशियल 3 वोल्ट का है तो क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल 3 वोल्ट रहेगा क्या, सोच के देखना। दोनों पैरेलल में हैं तो जितना पोटेंशियल इसके क्रॉस उतना ही इसके क्रॉस। कितना था वो, 3 वोल्ट का। बेटा इसमें अगर मुझे करंट I डैश निकालना है तो क्या मैं लिखूं इसको V बाई आर, तो क्या मैं लिखूं इसको 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। सोच के बताना जरा, क्या यही आंसर होगा। उसने बोला है द करंट दैट पासेस थ्रू द 2 ओम रेजिस्टेंस नियरेस्ट टू द बैटरी, बैटरी के सबसे करीब जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें से कितना करंट होगा, बता दिया मैंने। समझ तो बात को, छाप लो इसको। अच्छा सवाल था ये अच्छा सवाल है ना, नोट कर लो इसको। किया नोट, हो गया। चलिए भी बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर सवाल देख लेते हैं। जैसा पहला सवाल 2019 का हमारे पास आया, द रेजिस्टिव नेटवर्क शोन बिलो इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ 16 वोल्ट, द पावर कंज्यूम बाय द नेटवर्क इज 4 वॉट, देन द वैल्यू ऑफ आर। बेटा जो पूरा नेटवर्क है, पूरा जो ये इक्विवेलेंट आएगा वो कितना पावर कंज्यूम करता है, 4 वॉट का। तो आर का वैल्यू बताइए क्या होगा। सबसे पहला टास्क ये होता है कि मैं इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लूं, क्योंकि अगर एक बार आर इक्विवेलेंट मिल गया तो पावर का फॉर्मूला लगता है बेटा V स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट का। सो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा, 4R, 4R और 4R, इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। फिर ये 6R और 12R, इसका इक्विवेलेंट होगा बेटा 4R। कैसे पता चला आपको सर, ऑब्वियस ही बात है, 4R दोनों पैरेलल में हैं तो इनका आधा हो जाएगा 4/2 यानी कि 2R। 6R और 12R पैरेलल में, फॉर्मूला लगाओ 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 6 प्लस 12, तो 6 3 18 होते, 3 4 12 होते, 4R हो जाएगा। करके देख लो, मेरे पे भरोसा नहीं होता तुम्हें तो यहां पे 2R, फिर R, फिर 4R, फिर R। So R equivalent comes out be 6 7 8 8R। R equivalent कितना आ रहा है, 8R। तीनों भाई ये चारों सीरीज में है, सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड कर दिया है ना। तो पावर विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। पावर है हमने पास 4, V यहां पे कितना है बेटा 16 वोल्ट का है, तो 16 इंटू 16 डिवाइड बाय 8R। 4 4 16, 8 2 16, तो यहां से R का वैल्यू बनेगा 8 ओम। ये है हमारा फाइनल आंसर। समझ आती है आपको बातें, क्या चल रहा है यहां पे। कुछ नहीं किया हमने, R इक्विवेलेंट निकाला, उसके बाद पावर के फॉर्मूले में इसको पुट किया, सॉल्व करके R का वैल्यू 8 ओम आ रहा है, वही हमारा फाइनल आंसर। किया नोट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला सवाल बोलता है A current of 5 एम्पियर passes through a copper conductor जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 1.7 10⁻⁸ ओम मीटर, हैविंग द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर। बेटा रेडियस दे रखा है आपको सिर्फ। फाइंड द मोबिलिटी ऑफ द चार्जेस इफ देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
तो आपको चार्जेस की मोबिलिटी बतानी है अगर उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको दे रखी है तो। कर पाओगे ऐसे सवालों को सॉल्व? मोबिलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए आप लोगों को इसके लिए। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला लगाओ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। ठीक है, मोबिलिटी का फॉर्मूला आई थिंक द ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय फील्ड। फील्ड कहां से निकाले भाई, है ना? ये मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है बेटा, ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो आई रो एल बाई ए, ये तो लिख देंगे, पर यहाँ पे इसको ऑल्सो लिख सकते हैं E इंटू एल। तो L से तो L मर जाएगा और E बनेगा आई रो बाई ए। समझते हो ये वाली बातें? ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर, आर की जगह रो एल बाई ए। V का रिलेशन पढ़ा था, E इंटू एल होता है, L से L मरेगा, E का वैल्यू आई रो बाई ए। चलिए भाई पुट कर देते हैं यहाँ पे। सो फ्रॉम हेयर ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 1.1 10 की पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय E की जगह पे आई रो बाई ए। सो म्यू इक्वल्स टू, ये A ऊपर चला जाएगा, सो इट कम्स आउट बी A इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये ड्रिफ्ट स्पीड थी, चलो मैं ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मेट में लिख देता हूँ इसको। सो A इंटू ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय आई रो। चलिए नाउ पुट द वैल्यूज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है, आर यहाँ पे 5 मिलीमीटर था। ड्रिफ्ट स्पीड 1.1 10 की पावर माइनस का 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय आई, करंट कितना है भाई 5 एम्पियर का, तो 5 इंटू रेडियस सॉरी रो रेजिस्टिविटी 1.7 10 की पावर माइनस का 8। भाई सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करते हैं। चलो भाई पॉइंट से तो पॉइंट मर जाएगा ना, बिल्कुल मर जाएगा सर। म्यू का वैल्यू बनेगा 5 पाई इंटू 25 10 का पावर माइनस का 6 इंटू 11 इंटू 10 का पावर माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 17 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। 5 5 25, भाई 6 3 9 होते हैं और ये ऊपर जाएगा माइनस का 10 बनेगा, तो इट विल बी ऑफ 5 पाई 55 पाई डिवाइड बाय 170। सॉल्व किया, 5 इंटू 11 55 पाई डिवाइडेड बाय, बेटा ये 10 का पावर माइनस का 9 नीचे आ जाएगा, प्लस का 9 170। समझ गए? ठीक है, अब पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे, तो थोड़ी सी मक्कारी चाहो तो कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तो 3.14 इंटू 55 55 इंटू 3 5 ज़ा 15 16 165। पूरी वैल्यू नहीं बन रही ना अभी भी, 3.14 करना पड़ेगा, थोड़ा वैल्यू तो बड़ी बनने है ना। 170 70 55 पाई, ठीक है। सो 3.14 इंटू 55, 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5 6 7 5 6 ज़ा 15 0 7 5 1 0 7 5 12 5 6 7 और 1 2 के बाद 172.70 172.70 डिवाइडेड बाय 170। अरे वाह सर, आंसर का अंदाजा तो लग ही जाएगा कि नियर बाई क्या बनेगा। ये अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा, 172.70 डिवाइडेड बाय 170। बेटा अप्रोक्सीमेटली ये कुछ 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देता हूं मैं अभी फिलहाल और मैच करने की कोशिश करता हूं। अब देखो दिक्कत क्या आ रही है कि ये 1.0 1.8 1.5 1.3 फंस गए ना। हाँ, तो यहां मक्कारी नहीं चलेगी, फिर ऐसे ऑप्शंस में मक्कारी नहीं कर सकते, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 172.70 को थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर देते हैं, 173 डिवाइड बाय 170 कर देते हैं बेटा। अब पूरा सॉल्व करना पड़ेगा तो ही पता चलेगा आंसर क्या बन रहा है। तो 173 एंड हियर इट इज 170 1 जा 170, यहाँ पे 3 आया, डॉट लगाया, 0 आया, एक डॉट और लगाना पड़ेगा, एक 0 और आ जाएगा। फिर 170 को मैं करता हूं, किससे करूं, 2 से कर देता हूं। 7 2 14 2 1 2 1 3 40, ओए है ज्यादा हो गया तो, है ना। फिर से 1 से करना पड़ेगा, 170 बनेगा, 0 से तो 0 चला गया, 10 में से 7 जाएंगे 3, 2 में से गया 1, 1300।
अच्छा, तो 1.01 इसका मैं समझ गया सर, 1.01 है, तो ये तो समझ गए कि ये किसके करीब आने वाला है। 1.01 है बेटा, तो अप्रोक्सीमेटली 1.0 लिख सकते हो आप इसको, है ना। देखो अब ऐसे टाइम पे आपको क्या कर रहा हूं, मीटर पर सेकंड नहीं होगी यूनिट इसकी, ऐसे टाइम पे आप इतना कर सकते हो कि आपका ऑप्शन 1.01 आ रहा है ना, तो भाई बाकी तो बड़े है ना 1.01 से, सबसे करीबी तो 1.0 वाला है, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। हाँ, अब यहां आके थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो, यहां पे आके अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि सॉल्व करके 1.01 आ रहा है, तो उसके करीब आंसर निकालोगे। सो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट क्लियर रहेगा, ठीक है। सो यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड, ठीक है, वोल्ट सेकंड। चलिए भाई, मोबिलिटी का फॉर्मूला पता चल गया आप लोगों को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया था, नोट कर लीजिए इसको भी, हो गया नोट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 1 kg ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस heated in an electric kettle whose heating element has a mean temperature mean resistance of 20 ohm। बेटा क्या क्या दे रखा है, पहली बात तो 1 kg वाटर है, तो मास दे रखा है 1 kg, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर एवरेज रेजिस्टेंस जो दे रखा है वो है 20 ओम का। द आरएमएस वोल्टेज बेटा VRMS मेंटेन करके रखा हुआ है यहाँ पे 200 वोल्ट का है। इग्नोरिंग द हीट लॉस फ्रॉम द केटल, टाइम टेकन फॉर वाटर टू इवोपरेट फुली। बेटा पानी को टोटली इवोपरेट होने में कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है। देखो ये सवाल बेसिकली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे बेस्ड है, जो कहता है हीट जो होती है बेटा वो I² RT हो सकता है या फिर V²/R × T होता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से हम इस चीज को करते हैं, हीट को Q से भी डिनोट किया जाता है, और यहां पे लिखा जाएगा Q = V²/R × T। बेटा पानी को हीट करते हैं तो उसके लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो सबसे पहले तो 20 डिग्री से वो 100 डिग्री तक जाएगा, तो इट विल बी और MS डेल्टा थीटा। उसके बाद पानी कन्वर्ट होगा लिक्विड में, इसलिए ML = V²T/R। टाइम निकालना है हम लोगों को। मास ऑफ वाटर इज गिवन एज 1, स्पेसिफिक हीट इज गिवन एज 4200 × 100 माइनस का 20। इनिशियल टेम्परेचर 20 था, बॉयल होगा पानी, बॉयल कितने पे होता है 100 डिग्री पे, स्टीम में कन्वर्ट कौन से टेम्परेचर पे होता है 100 डिग्री पे। सो 20 डिग्री से पहले उसको हीट दी सो दैट वो 100 डिग्री पे आए, फिर वो इवेपोरेट हुआ, तो 1 kg का वाटर स्पेसिफिक। बेटा देखो लेटेंट हीट कितनी है 2260, सो 2260 जूल, देखो किलो जूल में दे रखा है तो किलो को लिखेंगे 10⁻3, फिर कहानी चलेगी। आरएमएस वोल्टेज 200 है तो बेटा इट विल बी 4 × 10⁻4 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 20 का × T। चलिए भाई बहुत ही शानदार, इसको सॉल्व किया तो 4200 × 80 प्लस का 2260 × 10⁻3 इक्वल्स टू 2 × 10⁻3 × T। बेटा समझ गए ना कैसे कटाइए, समझ गए ना बातें, ठीक है। सब जगह 10⁻3 दिख रहा है, 10⁻3 10⁻3 10⁻3 मर गए। 42 × 8 प्लस का 2260 इक्वल्स टू 2T। 42 × 8 प्लस का 2260 इक्वल्स टू 2T। तो यहां पे 42 × 4 हो जाएगा प्लस का 1130 इक्वल्स टू T हो जाएगा। 4 2 8 होता है, 4 4 16 होता है, प्लस का 1130 इक्वल्स टू T हो जाएगा। सॉल्व किया बेटा, इट विल बी 1130 168 1298 सेकेंड्स में आंसर मिलेगा, लेकिन ऑप्शन चेक करोगे तो वो मिनट्स में दे रखा है, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द मिनट्स। तो यहाँ पे 1298 को आपने डिवाइड किया 60 से, सो दैट आंसर मिनट में आएगा। तो 1298 को डिवाइड किया 6 से, 1298 को डिवाइड किया 6 से, सो 6 2 12, 9 आएगा यहाँ पे, 6 1 6, 6 6 36, 2 आएगा, डॉट लगाएंगे, 0 लगाएगा, 6 3 18, तो 216.3 डिवाइड बाय 10 मिनट्स। 6 से डिवाइड किया था क्योंकि आपने इसको। सो नाउ फर्दर सॉल्विंग इट एंड वी गॉट द फाइनल आंसर एज
21.63 मिनट, 21.63 मिनट। बेटा इसको अप्रोक्सीमेटली 22 मिनट्स लिखा जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो 22 मिनट्स वाला बी ऑप्शन मैच कर रहा है। समझ रहे हो बात को? यहां से हमने कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट उठाया, बाकी अपना ये वाला जो फॉर्मूला चल रहा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से वो हमने मैच करा है, बस और कुछ भी नहीं इसमें। हाँ जी, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। किया नोट? लिखो इसको भी यहां तक। हो गया ये भी? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। द वायर ऑफ द रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर ABCD एज शोन इन द फिगर। भैया एक वायर जिसका रेजिस्टेंस आर था, आपने इस वायर का एक स्क्वायर बना दिया। एक वायर जिसका लेंथ L था, रेजिस्टेंस R था, आपने उस वायर को मोड़ के एक स्क्वायर बना दिया। अब क्या हुआ? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। बेटा E और C के बीच में R इक्विवेलेंट निकालना है आपको। बोला गया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ द DC। चलिए भाई, पहली बात तो एक वायर जिसका लेंथ L था, जिसका रेजिस्टेंस R था, अगर आपने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया तो इसका लेंथ हो जाएगा L/4, L/4, L/4 एंड L/4। इसका रेजिस्टेंस भी हो जाएगा R/4, 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 R/4। क्या बात है सर। अच्छा, तो यहां पे रेजिस्टेंसेस मेंशन कर दूं इसके R/4, इसका भी R/4, इसका भी R/4 और इस पूरे पार्ट का भी R/4। नाउ द पॉइंट इज कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। DC का मिड पॉइंट है E। तो भाई क्या ये R/8 नहीं हो जाएगा? सोच के देखो, क्या ये R/8 उसका भी आधा हो गया? क्योंकि ये उसका भी आधा हो गया ये। तो मैं इस पार्ट को मिटाने जा रहा हूं यहां से, ये सारी चीजें हटा देते हैं, हमारा काम हो चुका है इससे। अब जगह चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। सो नाउ E और C के बीच में बेटा ये एक पूरा पार्ट बन जाएगा अलग से, ये सारा पार्ट सीरीज में आ जाएगा। हाँ सर, तो E और C के बीच में एक पार्ट तो पूरा ये हो जाएगा और एक पार्ट डायरेक्ट EC वाला हो जाएगा। सो E और C के बीच में अगर मैं निकालूं इक्विवेलेंट, तो दो पार्ट बनेंगे। एक ये R/8 वाला, तो एक रेजिस्टेंस तो ये R/8 हो जाएगा और एक रेजिस्टेंस वो ऊपर R इक्विवेलेंट वाला हो जाएगा। बेटा कितना बनेगा? R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4। क्योंकि अगर आपने E पॉइंट पे करंट को भेज दिया तो करंट का एक पार्ट जाएगा I1 यहां पे, एक पार्ट जाएगा I2 यहां पे। ये I1 इधर से घूमता फिरता जाएगा पूरे सर्किट में से, और सब में से क्योंकि I1 करंट जा रहा है, दैट मींस सब में से अगर I1 करंट जा रहा है दैट मींस सारे के सारे सीरीज में है। तो R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4, तो R इक्विवेलेंट जो बनता है यहां पे इट विल बी R/8 प्लस 3R/4। एलसीएम तो 8 ही आना था, सो R प्लस 6R, 7R/8। So it can be written 7R/8। 7R/8 और R/8 पैरेलल में है, so REC it will be your 7R/8 into R/8 divided by 8R/8। भैया इनको ऐड कर लीजिए, कहानी खत्म होगी। 7R/64 ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। E और C के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इट विल बी 7R/64। क्या हो जाएगा ये? 7R/64। उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी आप लोगों को बातें। लिख लीजिए इसको जल्दी से। हो गया? लिखा सभी ने? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 2021 का। अ रेजिस्टर डेवलप्स 500 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इन 20 seconds when a current of 1.5 ampere is passed through it. If the current is increased from 1.5 ampere to 3 ampere, what will be the energy develop? बेटा यहाँ पे एक रेजिस्टर 500 जूल की थर्मल एनर्जी को डेवलप कर रहा था 20 सेकेंड्स में।
तो जो एनर्जी है वो बेसिकली हीट के फॉर्मेट में है, और जूल्स लॉ कहता है कि हीट जो होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्योंकि आपने रेजिस्टेंस को चेंज नहीं किया, आप सेम टाइम में पूछ रहे हो, तो जो एनर्जी है इट इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। तो यहां पे H1 बाय H2 करोगे, इट कम्स आउट बी I1 बाय I2 का होल स्क्वायर। अब I1 आपको पता है 1.5 एम्पियर है, तो लिख दीजिए यहां पे 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाय 3 एम्पियर, so it will be का स्क्वायर, इट विल बी 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1/4। पहले कितनी हीट एनर्जी थी? 500 जूल की। अभी देखते हैं दूसरी वाली कितनी आएगी। सॉल्व किया तो H2 कम्स आउट टू बी 2000 जूल। H2 जो बनेगा वो 2000 जूल बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में मुझे मिलता है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आती है, बड़ा सिंपल सा सवाल था, 2021 में पूछा गया था। ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। किया नोट? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। A current of 10 ampere exists in a wire of cross-sectional area 5 millimeter square with a drift velocity of 2 into 10 to the power minus 3 meter per second. The number of free electrons in each cubic meter of the wire. भाई साहब, आपसे जो मांगा है ना, वो पूछा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये मांग रहा है वो आपसे, कितना होगा बता पाएंगे आप लोग? चलिए भाई, कितना करंट दे रखा है? 10 एम्पियर का, और क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी ऑफ, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ठीक है, सो 5 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखो भाई, क्या होता है कि 1 मिलीमीटर जो होता है वो बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर के। नहीं पता, लिख लो, पता है तो बहुत अच्छी बात है। सो इट विल बी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 मीटर स्क्वायर, इट्स द एरिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे रखी है हम लोगों को, इट इज योर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। बहुत शानदार। हाँ, करंट है, सब कुछ है, सब कुछ लिख दिया, और एन मार्क। वही रिलेशन फिर से, I इक्वल्स टू वीना वाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA, सो N इक्वल्स टू I अपॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी EA। करंट है 10 एम्पियर का, डिवाइड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस का 19, एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन एज 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 6। कितना बनता है ये सर? 19 और 9 कितना हो गया? 38। हाँ, 38 हो गया। पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 16 5 जा 80 एंड 82 जा 160, सो 100 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10 की पावर 38। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई, 9 6 6 और 3 9 होते हैं, 19 प्लस 9 9 9 18 होते हैं। ओहो, 9 9 18 28 होता है, सॉरी, माय मिस्टेक, मैं मान गया, मेरी गलती, 28। लो भाई, खुश हो अब, 0 से 0 मर जाने, और इसको भी काट देते भाई, तो 2 5 10 2 8 16, सो इट विल बी योर 5/8। 5/8 को सॉल्व किया जाए यहाँ पे, सो इट विल बी योर 8 8 3 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 2 16, 0.625 0.625 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, यूनिट क्या बनती है इसकी? पर मीटर क्यूब बनती है। सेंटीमीटर क्यूब में बोला इन्होंने वैसे, है ना, क्यूबिक मीटर, तो पर मीटर क्यूब बन जाएगा। कैन बी रिटन है 625 इंटू 10 की पावर 25, 625 10 की पावर 25 पर मीटर क्यूब। बेटा ये है फाइनल आंसर। पॉइंट हटाया, अपॉन में 3 आया, 3 से ये मर गया, 25 हो गया, तो 625 10 की पावर 25, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर रहेगी बातें सभी को? पक्का? नोट करो। हो गया नोट? समझ आती है बातें? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, तो यहां पे करते हैं इस पार्ट को एंड वन मोर थिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट है, कि ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ इतने हैं, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा। एंड मेक श्योर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा कमांड बना लेना, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि पिछले चंद सालों में कैसे सवाल पूछे गए थे। ठीक है,
एंड अगर आपको लगता है कि वीडियो दोबारा देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके हमें ज्वाइन कर सकते हैं www.magnetbrain.com, और उसमें आपको आना है IIT JEE पे। तो यहाँ पे आके आपको ये क्रैश कोर्स वाला पार्ट जो है, जो भी हम चला रहे हैं, ये मिल जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है, और अभी तक जितने भी वीडियोस हम बना चुके हैं वो सब यहाँ पे सीक्वेंस वाइज अरेंज करके रखे हैं। टारगेट हमने यही रखा था कि एक दिन में आपके एक चैप्टर को कंप्लीट करें, और कोई चैप्टर बड़ा होता है तो उसको 1-2 दिन ले लेते हैं हम लोग फ्री टाइम कवर में, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अभी करंट मेजरिंग डिवाइसेस नहीं हुआ है, जिसको कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो मेक श्योर अगला लेक्चर करंट मेजरिंग डिवाइस होगा, जिसमें पोटेंशियोमीटर और इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, है ना, ये सारी चीजें चर्चा में आएगी, ठीक है। तो ये सारे लेक्चर्स आप यहाँ पे आके जरूर देखिए, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट मोमेंट पे जो रिवीजन होती है ना, वो सिर्फ यहीं पे मिलेगी आपको, ठीक है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो वो जो लाल बटन दिख रहा है उसको जरूर दबा दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। बाकी अपने दोस्तों तक इस सेशन को जरूर पहुंचाइए, और उनको बोलिए कि अगर जेई के लिए लास्ट मिनट जो रिवीजन करना है ना, तो उसके लिए मैग्नेट ब्रेन सबसे परफेक्ट रहेगा, क्योंकि यहीं पे हो रहा है लास्ट मिनट प्रिपरेशन, ठीक है। और सेशन अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना। और बस इतनी ही बातें हैं आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी